अच्छा, इस वीकेंड दो इंटरेस्टिंग रिलीजेस हैं, दोनों के वो ट्रेलर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहली है खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। विद्युत जामवाल साहब की ये मूवी है और ये इनकी एक 2020 में इसी नाम से पिक्चर आई थी खुदा हाफिज। ये उसका सीक्वल है और आमतौर पे कहते हैं ना सीक्वल सक्स, अच्छे नहीं होते, पर इस केस में मैं पढ़ रहा था, एक तो लोगों ने एग्जाम्पल दिया लगे रहो मुन्ना भाई का, और दूसरा कहा जा रहा है ये सेकंड चैप्टर जो खुदा हाफिज का आया है ये पसंद आ रहा है लोगों को। खैर मैंने वो 2020 की सैडली मूवी नहीं देखी, पर जिन्होंने इमेज दिखाएंगे डायरेक्टर साहब क्या, तो वो जिन्होंने देखी है उनके लिए सीक्वल इंटरेस्टिंग। और जब पढ़ते पढ़ते आगे देखा तो सीक्वल की जगह अब तो थर्ड पार्ट की भी शायद उस खुदा हाफिज की तैयारी हो रही है। ये मूवी उस नोट पे खत्म करी गई है। और दूसरी मार्वल स्टूडियोज की थॉर लव एंड थंडर। तो थॉर साहब जो हैं रिलीज हुई और पहले दिन ही 40-45% ऑक्यूपेंसी थर्सडे के दिन, तो बढ़िया रिस्पॉन्स इसका ओपन में मिलता हुआ नजर आया है। होप कर रहा है स्ट्रीट में कि भाई वीकेंड पे काफी पिकअप होता हुआ शायद इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आए। खैर आज का वीकेंड शो फिर आप समझिए इन दोनों में से कौन सा चुना हुआ है, क्योंकि सुबह से वो दिन भर वो टीजर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आज इस वीकेंड स्पेशल के नाम इस सुपर हीरो मूवी की बात करेंगे। जरा इस मूवी का पोस्टर दिखाइएगा और सामने रखिएगा हमारा शो का नाम डायरेक्टर साहब। तो मूवी थी थॉर लव एंड थंडर, मार्वल स्टूडियोज थॉर लव एंड थंडर। हमारा पोस्टर लेकर आइए भाई। अब हमारा पोस्टर है सीएनबीसी आवाज थॉर मार्केट्स एंड पिक्स। हमने ऐसे मक्खी पे मक्खी बैठाने की कोशिश करी और एक चीज नोटिस करी होगी, उसमें थॉर में THOR सब कैपिटल में था, हमारे केस में O छोटा है। हर चीज के पीछे लॉजिक है सीएनबीसी आवाज पे, ध्यान रखिएगा। तो दिखाइए जरा, हमने जो थॉर को इसका ये एब्रीवेटेड फॉर्म है हमारे लिए THOR, जो फुल फॉर्म है वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। थॉर यानी कि हमारे लिए द हेड ऑफ रिसर्च, THOR ये है थॉर। और आज के वो दिखाइए हमारे तीनों थॉर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। मयूरेश जोशी साहब विलियम ओनील के हेड इक्विटी रिसर्च, सिद्धार्थ खेमका साहब मोतीलाल ओसवाल के एवीपी रिसर्च, शरद अवस्थी साहब SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च। परफेक्ट बैठ गया थॉर। मयूरेश ये बाद में और आगे आता हूं, लेकिन आप तीनों का स्वागत है। बाय द वे मयूरेश जी, सुपर हीरो फिल्म्स के आप फैन है क्या? ये मार्वल स्टूडियो इसके अलग अलग फ्रेंचाइज देखते हो नहीं देखते हो आप? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। अरे बिल्कुल देखता हूँ। इनफैक्ट ये सारे मूवीज रिलीज होते हैं तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन में हम हमारी स्क्रीनिंग की तरफ एक जाती है। तो आई थिंक परसों के टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं आशीष जी ये मूवी। वाह, असित के रिव्यूज भी वैसे मेरे पास आ गए तो मैं थोड़ा डाइसी था, लेकिन हाँ निपटानी तो पड़ेगी। खेमका साहब आप वीकेंड पे सब प्लान करते हो कि मूवीज देखते हो नहीं देखते हो आप? कुछ प्लान है इस वीकेंड का? आशीष जी, ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन, ये डेफिनेटली मार्वल मूवीज के, चाहे मैं फैन हूं ना हूं, मेरा बेटा तो मुझे ये लेके ही जाएगा। वो उसके वजह से मैंने सारे मूवीज देख रखे हैं। जो पिछला मूवी आया था ये डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो भी हमने देखा हॉल में जाके। तो ये वीकेंड पे ही ये मूवी निपटाने का प्लान है। मैं भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। जो बात आप कह रहे हो, मैंने भी डॉक्टर स्ट्रेंज निपटा रखी है और थॉर की तैयारी बिल्कुल हो रही है। अवस्थी साहब से मैं आमतौर पे पूछता नहीं हूँ वीकेंड शो, क्योंकि मुझे पता है अवस्थी साहब मूवीज निपटाते नहीं है। तो अवस्थी साहब मूवीज तो नहीं देखते, पर ये THOR तो बैठ गया ना, द हेड ऑफ रिसर्च, ये तो बैठ गया है। तो सही लग रहा है ना एब्रीवेशन? हाँ बिल्कुल सही बैठा है। और मेरी भी हालत आप लोगों जैसी है, ये मूवीज मुझे जानी पड़ती है देखने के लिए। अच्छा, सब निपटाएंगे। अच्छा, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है। वो द हेड ऑफ रिसर्च थॉर, वहां तक सब ठीक था। भाई मार्वल के सुपर हीरोज पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? तो हमने भी क्या करा, ये थॉर तो एक ही ये पैनल फिट हो गया, द हेड ऑफ रिसर्च। दूसरा फुल फॉर्म लेकर आइए स्क्रीन पे। थॉर का एक और मतलब इस पैनल पे फिट भी बैठेगा, दिखाइए स्क्रीन पे। दूसरा थॉर यानी कि द हॉक्स ऑफ रिकवरी, बाजार की पिटाई, पुल बैक। और आई एम श्योर ये पैनल पे सारे हेड ऑफ रिसर्च इवेंचुअल हॉक्स हैं इस बाजार के रिकवरी को लेकर। और वैसे भी कहा जाता है
इस बाजार में, स्टे ऑप्टिमिस्ट। ऐसा कोई करेक्शन आज तक हिस्ट्री में नहीं आया जिससे इक्विटी मार्केट्स उभर के नहीं आए। तो ये हमेशा ऑप्टिमिज्म रखना बहुत जरूरी है। महेश, लेकिन मार्केट्स को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है? जो हॉक्स ऑफ रिकवरी, तो मार्केट से चर्चा की शुरुआत करता हूं। मार्केट्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है? ये बढ़िया पुलबैक हमने एंजॉय करा, बढ़िया रिस्क ऑन ट्रेड्स ग्लोबली लौटते हुए नजर आए, लेकिन आप लोग विलियम ओ'नील पे क्या आउटलुक लेके चल रहे हो मार्केट्स का? नहीं, पहले तो आशीष जी, आई थिंक आपको सलाम। आई थिंक ये आप जो टाइटल्स ढूंढ के लाते हो और जो क्रिएटिविटी इसके पीछे आपकी पूरी टीम के, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट। सो आई थिंक सुपर क्रिएटिव्स। हालांकि बॉडी हमारी थॉर जैसी नहीं है, बट आई थिंक हमारे थॉट्स थॉर जैसे जरूर है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो मार्केट्स है, आई थिंक जब एक्सेसिव करेक्शंस से गुजरते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी और जो मेथोडोलॉजी है विलियम ओ'नील की, मार्केट स्मिथ की, ओवर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स, आई थिंक बेयर मार्केट से एक बहुत अच्छा मौका होता है नए लीडर्स, नए सेक्टर्स उभर आने का। एंड देयरफॉर स्पॉटिंग दीज न्यू लीडर्स एंड सेक्टर्स इन अ बेयर मार्केट, नए विनर्स, एक बहुत अच्छा मौका देता है इन्वेस्टर्स को। ये करेक्शन भी आई थिंक वैसे ही हुआ है और हमें लगता है आई थिंक थ्रू आवर वेरियस इंडिकेटर्स अच्छे अच्छे मौके सिलेक्टिव सेक्टर्स में जरूर बनेंगे। दो चीजें उभर के आती हैं। एक, आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी कैसे हो सकती है बाजार के लिए। लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट ये मान के चल रहा है कि सेकंड हाफ में अर्निंग्स रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए। शायद ये तिमाही और अगले तिमाही में थोड़ा मार्जिन इंपैक्ट हो, थोड़ी आई थिंक रेवेन्यू डीग्रोथ भी आए अगर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल डिमांड कम होती है मैक्रो कंसर्न्स की वजह से ग्लोबली, एंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो शायद फर्स्ट हाफ में प्ले आउट होगा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया स्टैंड्स आउट। आई थिंक काफी पॉजिटिव्स है कंपेयर टू नेगेटिव्स अक्रॉस द ग्लोब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उदाहरण के तौर पे अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के नेट एनपीएस अगर आप देखें, दे हैव कम डाउन एट 5.5%। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी आज 19.9% पे कंपेयर टू 21.6%। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की डेट इक्विटी या डेट इबिटा भी आप देखें is at an all time low at this point of time। इसलिए आई थिंक जो फाइनेंशियल्स एक बैकबोन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इन्फ्लेशन का जो खतरा ग्लोबली फूड को लेके है, आई थिंक इंडिया को इतना नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉनसून ठीक ठाक रहे जो होंगे, मुझे लगता है खरीफ आउटपुट विल बी वेरी गुड और फूड इन्फ्लेशन शुड टेपर डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और अगर कमोडिटी कंज्यूमर्स, यानी जो हम कमोडिटीज और क्रूड में एक फॉल देख रहे हैं, अगर ये और भी नीचे आता रहा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जो खतरा है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इन्फ्लेट नहीं होगा इसका खतरा है, वो भी कम हो जाता है। तो अगेन इंडिया रिमेन्स वेरी वेरी रेसिलिएंट। बेयर मार्केट्स अगेन एज पर विलियम ओ'नील बिकम अ वेरी गुड बेस। और विलियम ओ'नील की कहावत है आशीष जी, उनकी एक बहुत फेमस कहावत है कि आई हैव नेवर मेट अ सक्सेसफुल पेसिमिस्ट। तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट, हमेशा ऑप्टिमिस्ट होनी बहुत जरूरी भी है। इस बाजार में कमाना है, इंडिया स्टोरी भी तो बिलीव करने की बहुत जरूरत होगी अगर आप इक्विटीज में लॉन्ग टर्म में कमाई करना चाहते हैं। इस महेश ने तमाम पॉजिटिव्स गिनाए, उसमें अवस्थी साहब एक और पॉजिटिव, एफआईआईज की सेलिंग के कुछ एग्जॉशन के इंडिकेशंस और हमारा डोमेस्टिक फ्लो जस का तस कंटिन्यू होता हुआ। हालात सुधर रहे हैं ना, हालात पटरी पे आ रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मुझे लगता है एफआईआई फ्लोज में एक बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी रहेगा कि करेंसी कैसे बिहेव कर रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से डॉलर में मूवमेंट हो गई है, अब जैसे जैसे यूरो में, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स में यूरो का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो जैसे जैसे यूरो में अगर कोई स्टेप्स उस एरिया में लेते हैं और उसकी वजह से यूरो में विजावी डॉलर इंप्रूवमेंट आती है, तो यहाँ से रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है वो अरेस्ट होकर वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी जा सकती है, जो एफआईआई फ्लोज के लिए काफी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उन लोगों ने भी यही चीज एंटिसिपेट करके थोड़ा अग्रेसिवली एग्जिट किया है पोजीशंस को पिछले 6-7-8 महीनों में लगातार। बट अब मेरे हिसाब से ये यहाँ पे रुक जाना चाहिए और ग्रेजुअली रिवर्स हो जाना चाहिए। इवन रुक भी गया तो हमारे लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसा आपने बोला डोमेस्टिक इनफ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा खेमका साहब, आप लोग का फिर मोतीलाल ओसवाल में व्यू क्या बन रहा है? इज इट टाइम टू बी फियरफुल और एक्चुअली इट इज टाइम टू बी ग्रीडी? कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट्स को? लपक लूं स्टॉक्स को जो करेक्टेड नजर आ रहे हैं, क्वालिटी है? आशीष जी, आपने जो बात कही थी और अभी मयूरेश ने भी वही बात कही कि ये मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ऑप्टिमिस्ट ही रहना पड़ेगा। ऐसा कोई सक्सेसफुल पेसिमिस्ट है नहीं मार्केट में। आप तो ये जो करेक्शन है, आप अगर देखें जो टॉप से निफ्टी में 15% की गिरावट देखी गई है, और अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें तो 15 से 20% करेक्शन है। मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो 25-30% करेक्शन है। तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव डिस्काउंट जो चल रहा है मार्केट में। आई थिंक ये डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीडी होके एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो व्यू तो मार्केट में पॉजिटिव है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक और थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रहने की राय रहेगी। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द मार्केट शायद तेजी देखने को ना मिले, बट
बट डेफिनेटली सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रही है। अब रडार पे रखें फिर हिंदुस्तान में। एक तो ऑप्टिमिस्ट रहना है, हम लोगों को भरोसा रखना है, और भरोसा रखते रखते सिर्फ भरोसा नहीं, उस पर फिर अमल भी करना है। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स इस करेक्शन में खरीदारी करने के मौके ढूंढते चलिएगा, गिरावट में उठाइएगा बाजार से उन स्टॉक्स को। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब बोले जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम अपने हिसाब से फुल फॉर्म बनाते हो। एक फुल फॉर्म बनाया द हॉक्स ऑफ द हेड ऑफ रिसर्च, दूसरा फुल फॉर्म बना दिया द हॉक्स ऑफ रिकवरी। तो भाई तीसरा फुल फॉर्म वो ले आए कि अब चलाना चाहिए तुमको। उनका फुल फॉर्म जो है ना प्रोड्यूसर साहब का, थॉर का, अब वो मेरे लिए फिट बैठ रहा था एक एक सेगमेंट के लिहाज से। उनका फुल फॉर्म है द हॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्न्स, ये भी सही बैठ रहा था। तो अब मैं जरा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। अभी द हॉक्स ऑफ रिकवरी मैंने बता दिया, तीनों एक्सपर्ट्स के मार्केट के व्यू जबरदस्त व्यू है, सबको लगता है मार्केट्स बेहतरीन मौके दे रहे हैं खरीदारी करने के। तो ये प्रोड्यूसर साहब का भी बनता था, द हॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्न्स। आसान शब्दों में, जब ये सब एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्ट हैं, ये सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्वालिटी में खरीदारी करनी है, तो खरीदना क्या? देश की 3 जानी मानी ब्रोकरेजेस के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ हैं भाई इस समय। तो मैंने 2 तरह से पिक्स मांगी थी। एक तो भाई वो निफ्टी 50 में, लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में एक एक स्टॉक जो आप लोग को पसंद आ रहा है। दूसरा नॉट सो मिड कैप, तो उसमें रख दिया कि वायदा बाजार का ही हो, नॉन निफ्टी वाला वायदा बाजार का कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हम मुझसे कह रहे हैं ब्रॉडर मार्केट से दूसरी एक पिक। तो पहले वो लार्ज कैप वाली पिक। मयूरेश, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? कहां पे हॉट अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स की नजर आ रही है भाई आपको? तो आशीष जी, आई थिंक हमारी ट्रेडर्स में टीम को लगता है इंश्योरेंस एज अ स्पेस ठीक ठाक करना चाहिए इन दिस उथापतल या वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में। एसबीआई लाइफ इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। पहली चीज, आई थिंक अगर इसका प्रोडक्ट मिक्स देखें, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इसमें इनका झुकाव ज्यादा है। प्रोटेक्शन इज ऑलमोस्ट 12% ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स, और इसलिए इनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जिसे हम VNB मार्जिन कहते हैं, ये 25.5% पे आए हैं। दूसरा, आई थिंक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जैसे पॉलिसीज और बिकेंगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो प्रीमियम ग्रोथ हमने देखी है इंडिविजुअल स्पेस में, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग स्पेसिफिकली इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। क्योंकि आई थिंक जो एक अवेयरनेस आई है, यू शुड बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड, नॉट जस्ट इंश्योर्ड, is very necessary. इसलिए I think with the distribution network and the product mix, value of new business margins, जो return on embedded value रहती है, ये significantly grow हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ऑपरेटिंग एंड कमीशंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए, SBI लाइफ की 8.5% पे, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसलिए जैसे पॉलिसी प्रीमियम्स बढ़ेंगे और जैसे VNB मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, और इसलिए आई थिंक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू शुड कंपाउंड इवन मोर। तो हमें लगता है आई थिंक SBI लाइफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 1250 एक इनिशियल टारगेट हम मान के चल रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1070, बट इंश्योरेंस एज अ स्पेस वॉलेटिलिटी में शायद सस्टेन और परसिस्ट। और लॉन्ग जेस्टेशन की स्पेस है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लंबी अवधि में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्पेस। और मयूरेश कह रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस रडार पे, और इंश्योरेंस की सबसे बेहतरीन पिक जो है विलियम ओनील के लिहाज से, मयूरेश जोशी साहब के लिहाज से, वो है SBI लाइफ। अवस्थी साहब, लार्ज कैप्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? हमें लगता है टाटा मोटर्स काफी बढ़िया बैठे हैं इन लेवल्स पे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि लगभग 85% शेयर ईवी मार्केट में है उनका आज के दिन इंडिया में। और इसके अलावा JLR में भी कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए आने वाले समय में। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस भी है, चाहे चाइना, US, UK, EU, सारी जगह पे वहां से प्रेजेंस आ जाती है। प्लस लोकल में पैसेंजर व्हीकल्स में काफी अच्छी ट्रैक्शन उनको दिखाई दी है रिसेंट लॉन्चेस में। और इसके अलावा CV सेगमेंट भी काफी अच्छा कर रहा है, और अगर सरकार की स्क्रैपेज की या कोई पॉलिसी आती है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हमें लगता है टाटा मोटर से काफी डिसेंट बैठे। आने वाले समय में ग्रेजुअली इनका डेट भी कम होना चाहिए। अभी कंपैरेटिवली अगर आप SOTP के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो JLR को कंपैरेटिवली कम वैल्यूएशन मिलती है, बट मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 साल में डेट कम करने की, प्लस JLR में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की, उनकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम है, और डोमेस्टिक लेवल पर ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इंटरनेशनल EV लॉन्च अगर JLR में और कुछ स्ट्रॉन्ग आती है तो उसका एक एडेड बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक आइडियली प्लेस्ड ग्लोबल प्ले है इस मोमेंट पे, जहां आप EVs को भी प्ले कर सकते हैं, और लोकल जो डोमेस्टिक रिकवरी है जहां पे चिप और शिप दोनों की शॉर्टेज मोर और लेस रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले समय में। तो हमें लगता है टाटा मोटर्स 600 से 650 के लक्ष्य के लिए एक बहुत अच्छी बैटिंग लेवल्स। क्या चिप और शिप की शिपिंग की भी इश्यूज आ रहे थे?
जी बिल्कुल, शिपिंग के भी इश्यूज थे ही और नहीं ठीक है, ये चिप और शिप दोनों के जो इशू थे वो रिजॉल्व होंगे। टाटा मोटर्स एक और बढ़िया पिक, तो एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स। खेमका साहब, लार्ज कैप्स में मोतीलाल ओसवाल पे आप लोग का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा सर? आशीष जी, ये जो ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, जो वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, इसके नजर को रखते हुए हमने एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी को प्रेफर किया है, जो है टाइटन। अगर आप देखें तो उनका प्री क्वार्टरली अपडेट भी आ चुका है। तो क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। और अगर आप देखें 3 साल के लास्ट ईयर का तो बहुत लो बेस था, बट अगर अब हम प्री पैंडेमिक क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 20% से ज्यादा ग्रोथ है। और जो वेडिंग सीजन है, जो अक्षय तृतीया है, ये सारे जो फेस्टिव्स की वजह से अच्छी बढ़त उनके कोर ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली किया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया में ज्वेलरी सेगमेंट है, काफी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो टाइटन है मार्केट लीडर है, और फिर भी सिर्फ 6% की मार्केट शेयर अभी तक रखता है। ये लगता है, हमें लगता है कि ये इसमें बहुत स्कोप है आगे जाके ग्रोथ करने का। इनके जो केपेक्स प्लान्स है, न्यू स्टोर एडिशन है, वो काफी एग्रेसिवली टियर 2 टियर 3 में पेनिट्रेशन के प्लान है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आएगी। तो ये 20% की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है अगले कुछ सालों तक देखने को मिलेगी। स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ है, 25 से 30% फ्रॉम इट्स पीक करेक्ट भी हुआ है स्टॉक। तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी इन ब्लू चिप स्टॉक लाइक टाइटन। सो हमारा 1 साल का टारगेट प्राइस है 2900, definitely worth looking at from the correction point of view as well. बिल्कुल ठीक, बढ़िया करेक्शन आया था, अब स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है, क्वार्टरली अपडेट जबरदस्त थे। ना सिर्फ डिमांड एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, शायद टाइटन मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, उस तरह का अपडेट था। रखिए टाइटन को रडार पे। 3 बेहतरीन पिक्स आ गई हैं लार्ज कैप स्पेस से हमारे पास, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स और टाइटन। ये वो 3 स्टॉक्स हैं जो आपको रखने हैं लार्ज कैप्स में अपने रडार पे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लार्ज कैप्स निफ्टी 50 की बात हो गई, इसके बाहर एक्सपर्ट्स की एक और बेहतरीन पिक कौन सी है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है थॉर मार्केट्स एंड पिक्स। मार्केट्स की बात हो गई, पिक्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ब्रेक पे जाते जाते आपने देखा था एक इमेज, वो दिखाइएगा जरा थोड़ा सा मूवी का ट्रेलर। ये थॉर जो सुपर हीरो साहब है ना, ये जो हथौड़ा दिख रहा है, इस बार तो इनकी गर्लफ्रेंड पकड़ पा रही है, नहीं पकड़ पा रही, इनकी पावर चली जाती है, रिटायरमेंट में चले जाते हैं। तो अपन ने भी ब्रेक में जाते जाते वो हथौड़ा पकड़ के दिखाया था आपको। तो ये बेसिकली उससे इंस्पायर्ड था। इस मूवी में इनकी सुपर पावर ही है, ये हथौड़ा और कोई उठा नहीं सकता, सिर्फ यही उठा सकते हैं क्रिस हेम्सवर्थ जो रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग लार्ज कैप पिक्स की बात कर चुके हैं, अब ब्रॉडर मार्केट्स के अदर देन निफ्टी 50 बचे हुए वायदा के यूनिवर्स से कौन सी प्रेफर्ड पिक्स? मयूरेश, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष हमें पसंद आ रहा है सीमेंस। हमें लगता है, आई थिंक जो ग्रिड मैनेजमेंट, जो एनर्जी का 36% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वर्टिकल है, ग्रिड मैनेजमेंट हो या एक डिजिटलाइजेशन हो इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं। 17,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, विच इज 1.5 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग रेवेन्यूज, यानी 1.5 साल की आई थिंक एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। एबिटा मार्जिन्स 11% पे आए थे, थोड़े प्रेशर पे रह सकते हैं 1-2 तिमाही तक, बट आई थिंक दे शुड रिकवर वेरी वेरी फास्ट। मेट्रो के ऑर्डर्स इनके पास अच्छे खासे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पूना मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड दैट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। एट द सेम टाइम आई थिंक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में अशोक लेलैंड के साथ नेशन वाइड नेटवर्क सेटअप करने का और फैक्ट्री ऑटोमेशन में स्टील सीमेंट से भरपूर ऑर्डर्स के संकेत ये दे रहे हैं कि आई थिंक सीमेंट शुड बी अ वेरी वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट वन पॉइंटर आशीष जी, जो क्रिस हेम्सवर्थ प्ले कर रहे हैं थॉर, उनके डॉटर का नाम इंडिया है, तो अगर थॉर इंडिया पे बुलिश है तो हम क्यों नहीं? रखिए भाई सीमेंस को रडार पे। खेमका साहब, आपकी तरफ से अगला पिक कौन सा? जी आशीष जी, वो अपना इंडिया कंजम्पशन थीम को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पिक दूसरा है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स की मैनेजमेंट ने एक नया स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है, वो आह्वान 2025, जिसके अंदर उन्होंने 10% रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स को बढ़ाकर 33% पे लेके जाएंगे, फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस एंड एसेट लाइट मॉडल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट को इंप्रूव करेंगे नेट डेट जीरो करके। हमने देखा लास्ट 1 साल में जो डोमेस्टिक ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को काफी ग्रोथ मिला, एक पेंटअप डिमांड था। ये ग्रोथ और रिकवरी हमें लगता है कि 23-24 में कंटिन्यू रहेगा, जिसके वजह से इंडियन होटल्स को काफी बेनिफिट मिलेगी। उनके ARRs में इंप्रूवमेंट होगा, ऑक्यूपेंसी बेटर होगी, ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स भी अब जो लेजर सेगमेंट
को के साथ ये करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड उनके खुद के जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन एफर्ट्स है जिसकी वजह से मार्जिन्स में इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि होटल स्पेस में इंडियन होटल जो मार्केट लीडर है काफी ग्रो करेगा। हमारा टारगेट 278 का है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। अब करूंगा मैं सारे पिक्स। अवस्थी साहब आपकी तरफ से मिड कैप स्पेस का या फिर नॉन निफ्टी वाला पिक कौन सा? एमआरएफ हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है, अभी भी काफी पेसिमिस्टिक है पूरा बाजार फ्यूचर डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ को लेके। अगर बहुत सबड्यूड ग्रोथ भी पकड़ी जाए 8-10% की भी टॉप लाइन में अगले 2 साल में, और सबड्यूड मार्जिन पकड़ के भी लगभग 3300 रुपए की ईपीएस आएगी, तो हमें लगता है 25 टाइम का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए और काफी अपग्रेड्स पॉसिबल हैं इसमें, क्योंकि ये लोअर मार्जिन 13% पे पकड़ा हुआ है। तो हमें लगता है 82,000 से 83,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एमआरएफ एक बढ़िया बेट है। 82-83,000 के टारगेट्स, एक समय था सब लाख रुपए तक इंतजार कर रहे थे, पहुंचे वहीं से ठंडा पड़ गया। 82-83,000 के टारगेट्स के लिए एमआरएफ में खरीदारी करी जा सकती है। जो आज के 6 स्टॉक्स निकल गए हैं, मार्केट्स का व्यू तो क्लियर, एक्सपर्ट्स का, बुलिश रहने का, ऑप्टिमिस्ट रहने का और इस बाजार में क्वालिटी को खरीदते रहने का, एक्यूमुलेट करते रहने का। 6 स्टॉक्स, लार्ज कैप्स और नॉन निफ्टी कंपोनेंट जो है उनकी बात कर रहे थे हम लोग आज सिर्फ पिक्स में। हथौड़े पे बना दिया डायरेक्टर साहब ने। टाइटन, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, निफ्टी 50 के यूनिवर्स से ये 3 सबसे बेहतरीन पिक्स, देश के तमाम जाने माने हेड ऑफ रिसर्च की पिक्स। और हमारे इंडियन होटल्स, एमआरएफ और सीमेंस, इनमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आज के बेहतरीन 6 स्टॉक्स जिनमें आप खरीदारी, जिनको आप रडार पे रख सकते हैं। इस नोट पर आप तीनों थॉर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मार्केट्स पे और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए खास तौर पे। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर साहब जाते जाते एक थॉर वाला मोमेंट कर लें क्या? अरे बाप रे।